हाय दोस्तों, शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी बहू भाग 2। अभी तक हमने पढ़ा कि सरोज देवी की सबसे बड़ी बहू का नाम कविता है, जो केशव की पत्नी है और उम्र है मात्र 16 साल। इतनी छोटी सी उम्र में शादी होते ही कविता के ऊपर इतनी सारी जिम्मेदारियां आन पड़ी थी। सारा दिन कविता सारे घर का काम करती और अपनी सास के ताने भी सुनती। तीन नंदों के होते हुए भी कोई भी उसकी मदद नहीं करवाता था रसोई के काम में। फिर भी कविता को कोई शिकायत नहीं थी। इसी बीच उसकी सबसे बड़ी नंद कुसुम की शादी तय हो जाती है और इसी बीच कविता एक बेटी को जन्म देती है। जैसे जैसे समय बीतता है, जिम्मेदारियों का बोझ कविता पर बढ़ता जाता है। इसी के चलते उसकी दूसरी नंद पूजा की शादी भी हो जाती है और कविता भी दूसरी बार मां बनने वाली है। अब आगे हॉस्पिटल में जैसे ही सरोज देवी को पता चला कि कविता ने एक और बेटी को जन्म दिया, तो वो दहाड़े मार मार कर रोने लगी। नर्स दौड़कर आ गई और पूछा, क्या बात है अम्मा, क्यों रो रही हो? आपकी बहू और पोती तो बिल्कुल सही है, उनको कुछ नहीं हुआ है। नर्स को जब सारा मामला पता चला तो अपना सिर पीट लिया। अब तो सरोज देवी की मजबूरी थी, कविता को आराम देना ही पड़ा। पर काम करते करते उठते बैठते बड़बड़ाती रहती। एक तो एक बेटी को जन्म दिया है, ऊपर से महारानी को आराम देना पड़ रहा है। मुझसे अब घर गृहस्थी का काम नहीं होता। अब ले देकर मीनल रह गई थी, जिसे आवाज लगाती और कहती, मीनल जरा बाल्टी में पानी भर देना, जरा सब्जियां काट देना, जरा चूल्हे में आग जला दे, जरा आटा गूंथ देना आदि। कविता की छोटी बेटी 6 महीने की हुई थी और इधर बड़े देवर की शादी की बात चल रही थी। फिर कविता की वही दिनचर्या शुरू हो गई, दोनों बच्चों को संभालना और घर के सारे लोगों को भी संभालना। शादी की तैयारियां जोर शोर से चलने लगी। लड़की वाले लड़के को देखने आई, शादी का दिन पक्का करके गई। अब की बार सरोज देवी ने भी ठान लिया था, तू डाल डाल तो मैं पात पात। बेटियों की शादी में जितने दहेज दिए हैं, अब बेटे की शादी में सब वसूल करेंगे। लड़का हमारा सरकारी नौकरी वाला है, कम में ना छोड़ेंगे। वैसे भी बड़े बेटी की शादी में कुछ भी नहीं दिया था बड़ी बहू के मायके वालों ने। अब की बार तो ऐसी गलती ना करेंगे हम। अपने भाई की शादी में कुसुम और पूजा दोनों अपने पतिदेव के साथ पधारी हुई हैं मायके में। कविता की जिम्मेदारी और बढ़ गई है, क्योंकि दोनों नंदों को सजने संवरने, घूमने फिरने और बातें करने के अलावा कोई काम है ही नहीं। वो तो अपने मायके आई हैं घूमने के लिए, ऊपर से खाने में 10 फरमाइशें कर देती। छोटी नंद कविता की परेशानी समझती है, इसीलिए उससे जितना बन पड़ता है वो अपनी भाभी की मदद अवश्य कर देती। पर वो भी तो स्कूल जाती है। इस साल 10वीं की बोर्ड परीक्षा है, उसकी तैयारी चल रही है। देवर की शादी निपट जाने के बाद कविता ने सोचा, चलो अब थोड़ा सा आराम मिलेगा। देवर और देवरानी दोनों शहर चले गए। दोनों नंदे अपने अपने ससुराल चली गई। सारे मेहमान भी चले गए तो घर थोड़ा खाली हो गया है। अब काम की जिम्मेदारी थोड़ी सी कम हो गई है। पर कहते हैं ना कि नसीब में अगर सुख नहीं लिखा हो तो कहाँ से मिलेगा। कविता के ससुर जी रिटायर हो गए हैं, वे आजकल घर में रहने लगे। कविता की जिम्मेदारी थोड़ी सी कम हो गई है। पर अचानक एक दिन उनकी तबीयत खराब हो गई और देखते ही देखते उन्हें लकवा मार गया। ससुर जी बिस्तर पर आ गए तो कविता का काम और बढ़ गया। रात दिन ससुर जी की सेवा में लगी रहती बेचारी। कभी उनको चाय बना कर देना तो कभी खाना खिलाना। ससुर जी बिस्तर से नहीं उठ पाते हैं तो गर्म तौलिए से उनके शरीर को पोंछना। कविता है तो सरोज देवी को अपने पति की सेवा की कोई चिंता नहीं। सरोज देवी जैसी भाग्यवान और कौन होगी, जिसे बिना सैलरी दिए ही कविता जैसी नर्स मिल गई हो। छोटी नंद मीनल 10वीं कक्षा में फेल हो गई तो सबने सोचा पढ़ाई में अच्छी नहीं है तो इसकी शादी कर दी जाए। लड़का ढूंढना शुरू किया। लड़के वाले आते देखने के लिए तो फिर वही सिलसिला शुरू हुआ कविता के लिए। जितने भी मेहमान आते उनकी खातिरदारी करना, उनके लिए तरह तरह के व्यंजन बनाना। मेहमान नवाजी में तो कविता बिल्कुल निपुण हो गई है। उसको इतनी परेशानी नहीं आती जितने पहले आती थी। सास को ज्यादा कुछ बताना भी नहीं पड़ता है कि क्या करना है और क्या नहीं, सब कुछ बखूबी संभाल लेती है वो। तो प्रसन्न होकर सास सरोज देवी ने मेहमानों के सामने ही कहा, मेरी बड़ी बहू तो बिल्कुल लक्ष्मी है इस घर के लिए। जब से आई है बरकत ही बरकत है घर में। और मेहमान आए तो क्या खाना बनाना है, क्या करना है, कुछ बताना नहीं पड़ता।
आजकल तो मेरी पूरी छुट्टी हो गई है रसोई घर के काम से। सारा खाना इसी ने बनाया है। मेहमानों ने जब पकवानों की तारीफ की तब सरोज देवी भी अपनी बहू की तारीफ करने में पीछे नहीं रही। कविता के कानों में तारीफ के कुछ शब्द पड़े तो वो भी खुश हो गई। मन ही मन सोचने लगी कि सासू माँ आजकल मुझसे खुश रहती हैं, मेरे काम से खुश है। चलो, मेरी मेहनत रंग तो लाई है। और एक सुंदर सी मुस्कान उसके चेहरे पर खिल गई। मेहमान नवाजी के बाद थोड़ी देर शांति से कविता बैठी कि सास की जुबान चलने लगी। निश्चिंत होकर आराम से क्यों बैठी हो? मेहमान चले गए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि घर में कोई काम ही नहीं है। घर में आटा खत्म हो रहा है, गेहूं पिसवाना है। पिसवाने से पहले गेहूं की सफाई करनी पड़ती है। कौन करेगा सफाई? ये सब बात बताने वाली होती है क्या? अपने ही घर का काम है। तुझे सोच समझकर सब काम संभाल लेना चाहिए। अब तुम कोई दूध पीती बच्ची नहीं रही। सासू माँ की बात सुनकर कविता की दशा फिर से पहले जैसी हो गई, जैसे पहले हुआ करती थी। जुबान चुप और दो आंखों में अश्रु जल। साड़ी की पल्लू से आंखें पोंछते हुए कविता उठकर चल पड़ी, गेहूं की सफाई करके पिसवाने का बंदोबस्त करने के लिए। छोटी नंद की शादी अमृतसर के एक लड़के से तय होती है जो वहीं पर किसी कंपनी में काम करता है। बात दहेज की आई तो लड़के के पिता ने साफ साफ कहा, भाई हमारा लड़का तो नौकरी वाला है, दान दहेज में थोड़ा ध्यान रखना। आपकी लड़की ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं है, फिर भी हमने पसंद कर ली है। दहेज के बारे में आप चिंता मत करिए, हमसे जितना बन पड़ेगा हम करेंगे। हमारी छोटी बहन है, इसके बाद तो हम भी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएंगे, केशव और संदीप ने कहा। पूरे घर में शादी का माहौल था, घर शोरगुल था। बारात भी आ गई थी। रात पूरी शबाब पर थी। चारों ओर नाचने गाने धूम धड़ाके की आवाज इतनी तेज थी कि कोई बात किसी को सुनाई नहीं दे रही थी। तभी अचानक किसी की बात आकर सरोज देवी के कानों में पड़ी। बड़ी बहू बेहोश होकर गिर पड़ी। जल्दी से सरोज भाभी को बुलाओ। आवाज सरोज देवी की नंद की थी जो उसी गांव में रहती है और शादी में आई हुई है। सबने पकड़कर कविता को अपने कमरे में बिस्तर पर लेटा दिया और सरोज देवी से कहा, जाओ जाकर नर्स को ले आओ, वही देखकर बता देगी कि बड़ी बहू को क्या हुआ है। गांव की डिस्पेंसरी में नर्स की ड्यूटी लगी हुई थी। संदीप ने जाकर सारी बातें बताई तो वो भी दौड़कर आ गई। उसने कविता के हाथ की नस पकड़ी और मंद मंद मुस्कुराने लगी। सरोज देवी से रहा नहीं गया तो उसने पूछा, क्या बात है नर्स मैडम, क्या हो गया हमारी बड़ी बहू को? अरे कुछ नहीं मौसी, आप फिर से दादी बनने वाली हैं, बधाई हो, नर्स ने हंसते हुए कहा। सरोज देवी बड़ी खुश हुई और मन में भी आस लगाकर बैठ गई कि अब की बार तो पोता जरूर आएगा घर में। कविता को थोड़ा आराम देना पड़ेगा, वैसे भी बेचारी कितनी दुबली पतली हो गई। कविता जैसे ही बिस्तर से उठने लगी तो सरोज देवी ने कहा, अभी थोड़ी देर और आराम कर लो, हम लोग हैं सब देख लेंगे। और फिर कुसुम और पूजा भी तो आई है, वो लोग संभाल लेंगे सब कुछ। कविता सास की बात सुनकर मन ही मन सोचने लगी, आज क्या हो गया है माँ जी को जो मुझे आराम करने के लिए कह रही हैं? ऐसा तो पहली बार हुआ है, कहीं मेरे कान गलत तो नहीं सुन रहे हैं। तभी कविता ने किसी को बोलते हुए सुना कि बड़ी बहू फिर से माँ बनने वाली है। तब कविता को समझ में आया कि माँ जी ने मुझे आराम करने के लिए क्यों कहा। पर वो ये भी सोचने लगी कि अब की बार अगर बेटा नहीं हुआ, माँ जी ने पोते का मुंह नहीं देखा तो पता नहीं मेरा क्या होगा। वो डर गई और ईश्वर से प्रार्थना करने लगी, हे ईश्वर, इस बार मुझ गरीब पर कृपा करना, मेरी इज्जत बचा लेना। छोटी नंद को विदाई देते समय कविता की आंखों से झरझर कर आंसू बह रहे थे। वो मीनल को पकड़कर रोए जा रही थी और मीनल भी भाभी से लिपटकर खूब रोई। खूब लाड़ दुलार प्यार दिया है कविता ने मीनल को, और मीनल ही तो थी जो उसके मन की बातें और पीड़ा समझती थी। तभी तो जब देखती थी कि भाभी काम को लेकर परेशानी में है तो आकर हाथ बटा देती थी। घर खूब सूना सूना लग रहा था कविता को मीनल के बिना। जब भी मीनल की याद आती तो उसकी आंखें भीग जाती। घर के कोने कोने में उसकी यादें बसी हुई हैं। पोते का मुंह देखे बिना ही कविता के ससुर जी चल बसे। ससुर जी की खूब सेवा की थी कविता ने, इसीलिए उनकी मृत्यु के समय कविता फूट फूट कर रोई। सब उसको ढांढस बंधा रहे थे कि हमेशा तो कोई इस दुनिया में रहता नहीं है, मत रो कविता। पर कविता का मन कहाँ मान रहा है। वो रोते रोते कहे जा रही थी, नहीं पापा जी नहीं, आपके जाने से मैं बिल्कुल अकेली हो जाऊंगी। आपकी सेवा से मुझे बहुत सुख मिलता था,
अब मैं किसकी सेवा करूंगी और कौन मेरे सिर पर हाथ रखकर कहेगा कि तुम मेरी बहू नहीं बेटी हो। कविता का मंझला देवर संदीप और देवरानी रीतु आई हुई हैं। रीतु पढ़ी लिखी है परंतु कविता की बहुत इज्जत करती है, अपनी बड़ी बहन जैसे मानती है और उससे बहुत घुली हुई है। कविता भी सारी मन की बातें रीतु से कर लेती है। आकर सारे कार्य में कविता का हाथ बटाने लगी। उसके साथ साथ रसोई घर में सारा खाना बनवाती है। कुछ उससे सिखाती है तो कुछ उससे सीखती भी है। दोनों देवरानी जेठानी का प्यार देखकर भी सरोज देवी को कभी कभी अच्छा नहीं लगता। वो सोचती है दोनों इतनी बातें करते रहते हैं, पता नहीं क्या बातें कर रही हैं। कहीं मेरी कविता को बिगाड़ ना दे रीतु। उसे इस बात का डर लगा रहता है। कहावत है ना, चोर की दाढ़ी में तिनका, वही कहावत सरोज देवी पर लागू होती है। एक बार ऐसे बातों बातों में रीतु ने कविता से पूछ लिया, दीदी अब तो सासू माँ आपके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती हैं, आपका बहुत ध्यान भी रखती हैं, क्योंकि इस बार पोता जो आने वाला है। मीनल की शादी वाले दिन आपको बिस्तर से उठने नहीं दिया था। कविता थोड़ी देर चुप रही, फिर धीरे से कहा, पता नहीं पोता होगा या पोती आएगी, वो तो भगवान ही जाने। शादी वाले दिन तो सबके सामने दिखाना ही था कि वो बहुत प्यार करती हैं बहू से। पता नहीं सच में प्यार करती हैं कि नहीं, पर दिनचर्या फिर वही पहले जैसी हो ही गई है। सुबह 5 बजे उठो और रात के 12 बजे से पहले आप बिस्तर में जा ही नहीं सकती, और दिन में आराम करना तो पाप है। इस बार कविता की प्रार्थना ईश्वर ने सुन ली और कविता ने एक लड़के को जन्म दिया। जन्नत जैसे सरोज देवी के कदमों में उतर आया है। चारों ओर सुगंधित फूल ही फूल खिले हुए हैं। फूल मुस्कुराकर कह रही हैं, लो सरोज देवी, तुम्हारी गोदी में पोता आ गया, संभालो इसको, बेटा हुआ है। ये सुनकर कविता के होंठों पर एक सुकून भरी मुस्कान आ गई। तो आखिरकार भगवान ने कविता की सुन ही ली और एक बेटे का जन्म हुआ। और बेटे के होने के बाद कविता के जीवन में क्या आएगा बदलाव, वो हम जानेंगे अगले भागों में। तब तक के लिए धन्यवाद।